हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश जितवाल स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जितवाल सुपर एग्रीकल्चर में। जैसा कि पिछले 2-3 टॉपिक अपन ने देख लिए, जैसे अपन ने सीड देख लिया, बीज के बारे में देख लिया था, उसके अलावा अपन ने अम्लीय लवण क्षारीय मृदा देख ली थी, और उसी के साथ में अपन ने अपने टेलीग्राम चैनल जो था उसके ऊपर टेस्ट भी करवाया अपने अम्लीय लवण क्षारीय मृदा का। तो आप यहाँ से जो वीडियो दिए जा रहे हैं उन वीडियो को देखा करो। उसके बाद में वहां पर जो अपना टेलीग्राम होता है उस टेलीग्राम के ऊपर जो चैनल है वहां पर जो अपना टेस्ट होता है उस टेस्ट को ज्वाइन किया करो। चलो आज बात करते हैं अपन सिंचाई की। फर्स्ट बात करते हैं सिंचाई कहते किसे हैं। सिंचाई की फर्स्ट चीज अपन बात करते हैं परिभाषा, डेफिनेशन। हर चीज में डेफिनेशन होती है। परिभाषा कहते किसे हैं तो अपन कहेंगे कि जो पौधे होते हैं, पौधों को कृत्रिम रूप से दिया जाने वाला जल, यानी जो पौधे होते हैं उन पौधों को कृत्रिम रूप से जो जल दिया जाता है, किस रूप से? कृत्रिम रूप से जो जल दिया जाता है वही क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। यानी प्लांट्स, पौधों को कृत्रिम रूप से दिया जाने वाला जल क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। अब बात कर तो सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? मोस्टली आवश्यकता क्यों होती है? क्या आवश्यकता होती है सिंचाई की? यानी कृत्रिम रूप से जो जल देते हैं क्यों देते हैं? क्या जरूरत है कि सिंचाई करनी जरूरी है प्लांट की? किस लिए करते हैं? तो देखो फर्स्ट अपन बात करें सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है, तो एक तो हो जाता है कि खेत की तैयारी करना। खेत की तैयारी के लिए किस लिए देंगे भाई? कोई भी अपने पास मान लो अपना ये खेत है, इस खेत को क्या करना है? सोविंग, बुआई के लिए तैयार करना। तो तैयार करने से पहले उसमें जुताई का काम किया जाता है, प्लाउइंग की क्रिया की जाती है, एरोइंग की क्रिया की जाती है। तो इसके अंदर ये जुताई का काम करने के लिए पहले यहाँ पर क्या की जाती है? सिंचाई। तो सिंचाई की एक तो आवश्यकता हो जाएगी खेत की तैयारी करने के लिए, यानी खेत को तैयार करेंगे उससे पहले किसकी आवश्यकता होगी? बड़े सिंचाई की आवश्यकता होगी। दूसरी अपन बात करें तो फसल की, फसल में अंकुरण हेतु। अब अपन ने जो मान लो अपना ये फील्ड था, इस फील्ड में अगर अपन ने मान लो गेहूं का बीज बो दिया या कोई भी बीज बो दिया, उस बीज की सोविंग कर दी। सोविंग करने के बाद में वो बीज होता है उसमें जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन कल थोड़ा सा बीज पढ़ा था तो मैंने बताया था कि जो बीज होता है उसको अंकुरण के लिए लगभग 40 से लेकर 60% नमी चाहिए। तो इसको नमी नहीं मिलेगी तो अंकुरण नहीं होगा, और नमी कब मिलेगी? जब अपन इसमें क्या करेंगे? सिंचाई। तो सेकंड हो जाएगा अंकुरण के लिए। किसके लिए? अंकुरण के लिए भी क्या करना पड़ता है? उनको सिंचाई करनी पड़ती है। और अगर देखो अंकुरण हो गया तो उसकी वृद्धि और उपज, वृद्धि होगी तो वृद्धि के लिए तो अपन कह सकते हो वृद्धि एवं उपज के लिए। जब अपन सिंचाई ज्यादा करेंगे तो वृद्धि ज्यादा होगी, वृद्धि ज्यादा होगी तो उसमें कलिकाएं ज्यादा होगी, कलिकाएं ज्यादा निकलेगी तो उपज ज्यादा होगी। तो मेनली सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? तो फर्स्ट अपन ने देखा कि खेत की तैयारी करने के लिए। दूसरा अपन ने देखा कि फसल में निराई गुड़ाई करने के लिए बात कर सकते हैं, निराई गुड़ाई हो जाएगी। खरपतवार नियंत्रण के लिए भी कर सकते हैं, अपन कह सकते हैं खरपतवार नियंत्रण हेतु। खरपतवार नियंत्रण जिसको बोल सकते हैं निराई गुड़ाई। जो अपन सोविंग करने के बाद में खेत के अंदर जो गोज का काम किया जाता है, यानी कि खेत की जो ऊपरी सतह होती है उसको तोड़ा जाता है, खरपतवार उग जाते हैं उनको तोड़ा जाता है, निराई गुड़ाई कहा जाता है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? सिंचाई की आवश्यकता होती है। और एक प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं हेतु, जो पौधे में फोटोसिंथेसिस से क्रियाएं होती हैं, श्वसन, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, जितनी भी क्रियाएं होती है तो अपन कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं। प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो मेनली बात है सिंचाई कहते किसे हैं? कृत्रिम रूप से पौधों को दिया जाने वाला जल कहलाता है सिंचाई। क्यों आवश्यकता होती है? तो अपन कह सकते हैं कि खेत को तैयार करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, उसमें सोविंग करने के लिए, जो बीज की बुआई करते हैं उसके लिए, उसके बाद में उस बीज के अंकुरण के लिए सिंचाई की आवश्यकता होगी। अंकुरण अगर हो गया तो उसकी वृद्धि के लिए भी, और वृद्धि के लिए हो गया तो उसमें उपज ज्यादा होगी तो उपज के लिए भी बोल सकते हैं।
अगर वर्दी हो गई तो उसमें खरपतवार हो गए तो उनकी निराई गुड़ाई करने के लिए भी, तो खरपतवार नियंत्रण या निराई गुड़ाई के लिए, और उस प्लांट में भोजन के लिए जो क्रियाएं होती है, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, उपापचय क्रियाएं होती है उसमें जितनी भी, उनके लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ये मेनली सिंचाई की आवश्यकता की बात हो गई। बात करते हैं सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। एक तो स्रोत होते हैं और एक बात करते हैं साधन की, सिंचाई के साधन। देखो बात करते हैं सिंचाई के साधन की, तो एक तो होती है चरस। क्या होता है, चरस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चरस होती है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं रहट, देगली, और इसके अलावा अपन कह सकते हैं बर्मा, मोटर पंप सेट। जो अपना पंप सेट आता है, मोटर पंप सेट आता है, चरस, रहट, देगली, बर्मा, पंप सेट, ये सारे के सारे आ जाएंगे। इसके अलावा पंप सेट, यहाँ पर पंप सेट ना बोल रहे अपन सोलर पंप, जो अपने मेनली काम में लेते हैं ज्यादातर सोलर पंप, जो अपने सौर ऊर्जा के लिए लगाया जाता है सोलर पंप। पंप सेट भी ले सकते हो जो सीधा मोटर रखी जाती है और जिसको बिजली से चलाया जाता है। और सोलर पंप होता है जो मेनली किससे चलाया जाता है, सोलर, जो सूर्य की प्रकाश की किरणें होती है उनके कारण से चलती है, तो वो सोलर पंप होता है। कौन सा होता है, सोलर पंप ही होता है। अब देखो इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रहट है, कौन सा भाई, रहट इंपोर्टेंट है, रहट का ध्यान रखना उनको, क्या ये इंपोर्टेंट है क्योंकि प्राचीन साधन है। कौन सा साधन है, प्राचीन। सिंचाई का प्राचीनतम साधन कौन सा है भाई, रहट सिंचाई का प्राचीनतम साधन है, जो कि 10 से लेकर 20 मीटर की गहराई से जल बाहर निकालने में काम में लिया जाता है। कितनी, 10 से 20 मीटर गहराई के अंदर से जल बाहर निकालने में रहट काम में लेते हैं, और ये कैसा साधन है, प्राचीनतम साधन होता है। और बात करें तो सबसे मेनली नवीनतम साधन कौन सा है, तो सोलर पंप। कौन सा है, नवीनतम साधन की बात करें, एक तो होता है प्राचीन यानी पहले के काल में, और एक नवीनतम यानी अभी वर्तमान में। तो सर्वाधिक सोलर पंप काम में जाता है, और ये जो सोलर पंप है ये नॉर्मली 100 मीटर की गहराई से जल को बाहर निकालने में प्रयोग लिया जाता है, नॉर्मली 100 मीटर की गहराई के लिए। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, वो ये है कि भारत में सर्वाधिक कहां पर प्रयोग किया गया है सोलर पंप का, तो भारत में सबसे ज्यादा सोलर पंप का उपयोग अपने राजस्थान में किया गया है। लगभग सन 2011-12 एवरेज मेरे हिसाब से सन 2011-12 में लगभग 10,000 सोलर पंप राजस्थान में लगाए गए। 2011-12 में राजस्थान में लगभग 10,000 सोलर पंप लगाए गए थे। कितने, 10,000 सन 2011-12 के लगभग राजस्थान में सर्वाधिक सोलर पंप लगभग 10,000 सोलर पंप लगाए गए। तो आपको पूछा जा सकता है कि एक तो प्राचीन कौन सा है और एक नवीनतम कौन सा है, तो सर्वाधिक नवीनतम तो कौन सा हो जाएगा, अपना सोलर पंप हो जाएगा, और प्राचीन कौन सा हो जाएगा साधन में, रहट, जो कि 10 से 20 मीटर की गहराई से जल उठाता है, और ये 100 मीटर की गहराई से जल उठाने में प्रयोग लिया जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक इसका लगाया गया है। भारत में सबसे ज्यादा कहां लगे हुए हैं, राजस्थान में। लगभग 2011-12 में इनकी संख्या जो राजस्थान में लगाया गया था वो कितनी, 10,000 सोलर पंप लगाए गए थे। नेक्स्ट अपन जो बात कर लेते हैं वो बात करते हैं सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं। सिंचाई के प्रमुख स्रोत, देखो सिंचाई के स्रोतों की बात करते हैं तो सिंचाई के प्रमुख जो स्रोत होते हैं वो एक तो होती है, देखो नहरें। नहरों के अलावा अपन बात करें तो कुएं एवं नलकूप बोल सकते हैं, और एक बच गया अपना तालाब। सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से होते हैं, नहरें, कुएं, नलकूप एवं तालाब। ये प्रमुख सिंचाई के क्या होते हैं, साधन होते हैं जो मेनली सबसे ज्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं। अब देखो यहां से अपने जो क्वेश्चन उठता है उससे पहले मैं 3-4 क्वेश्चन अलग से बता देता हूं आपको। एक जो क्वेश्चन मेनली आपको पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सर्वाधिक सिंचित जिला, सर्वाधिक सिंचित जिला पूछा जाता है आपसे कि सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा, सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पर की जाती है। राजस्थान के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित जिला। एक क्वेश्चन तो हमको पूछा जाता है राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई वाला जिला कौन सा है, और एक पूछा जाता है सर्वाधिक की जगह न्यूनतम,
सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है, वही क्वेश्चन आता है। दोनों क्वेश्चन सेम है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई तो कौन से जिले में की जाती है और सबसे कम सिंचाई कौन से जिले में की जाती है। तो सबसे ज्यादा जो सिंचाई की जाती है अपने, वो कौन से में की जाती है, गंगानगर में की जाती है। कहां पर की जाती है, गंगानगर। और सबसे कम सिंचाई की जाती है वो की जाती है डूंगरपुर। देखो मेनली दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने, कि सबसे ज्यादा राजस्थान में सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, सिंचित जिला कौन सा है, जिला कौन सा है, गंगानगर है। और सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है, डूंगरपुर। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछा जाता है कि राजस्थान में, क्वेश्चन आएगा राजस्थान में कृषि योग्य भूमि, टोटल भूमि है, जो भी अपनी भूमि है, मान लो ये टोटल भूमि अपनी है, इसमें केवल कृषि अपन इतने, केवल इसमें ये मान लो अपने 100 मिलियन हेक्टेयर है, इसमें से 75 मिलियन हेक्टेयर पर अपन कृषि करते हैं। तो इस 75 मिलियन हेक्टेयर में सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र है जिसमें सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई करने वाला राज्य है। क्वेश्चन पूछा जाता है अपन को कि राजस्थान में कृषि योग्य भूमि पर सर्वाधिक सिंचित जिला, यानी कृषि योग्य भूमि कौन सी है जिस पर सर्वाधिक सिंचित जिला है, कौन सा जिला है जिसमें कृषि योग्य भूमि पर सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है, कौन सी पर। देखो यहाँ तो सीधा सा क्वेश्चन था कि सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया कि कृषि योग्य भूमि जहां कृषि की जाती है उस भूमि के लिए किस जिले में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। तो ध्यान रखना यहाँ भी जो अपना आंसर होगा वो गंगानगर ही होगा। यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, अपना गंगानगर ही होगा। और यही क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक की जगह है कि कृषि योग्य भूमि पर सबसे कम, कृषि योग्य भूमि पर ये तो था सर्वाधिक का, और एक पूछता है अपन से कम, क्या पूछेगा, न्यूनतम या कम कहाँ की जाती है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, ये अपना चूरू में कहाँ की जाती है, चूरू में। चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित जिला गंगानगर, सबसे कम सिंचित जिला डूंगरपुर। राजस्थान में कृषि योग्य भूमि पर सर्वाधिक सिंचाई कहां की जाती है, तो गंगानगर में। और कृषि योग्य भूमि पर सबसे कम कहां की जाती है, तो वो चूरू के अंदर की जाती है। ये मेनली अलग से क्वेश्चन थे। अपन बात करते हैं दोबारा अपने, और अगर आपको पूछ लिया जाएंगे, थोड़ा देख लेते हैं नहर, कुएं एवं नलकूपों एवं तालाब के बारे में। अब बात करते हैं कि कौन सा सिंचाई का साधन राजस्थान में सर्वाधिक प्रयोग में लेते हैं, कौन सा, भारत में। चलो अपन बात कर लेते हैं पहले राजस्थान की। देखो राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचाई करते हैं वो अपन कुओं एवं नलकूपों द्वारा करते हैं, कुएं एवं नलकूप, कुएं एवं नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां की जाती है, अपने राजस्थान में की जाती है। भाई पहली चीज, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर की जाती है, तो कुएं एवं नलकूपों के द्वारा 67.5% क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती है। कितने परसेंट पर, 67.5% क्षेत्रफल पर कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है। अब बात करें सेकंड, तो सेकंड यहाँ पर अपन कह सकते हैं नहरों के द्वारा सिंचाई। राजस्थान में फर्स्ट अपन सबसे ज्यादा सिंचाई कुओं के द्वारा, उसके बाद में नहरों के द्वारा। और जो नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है वो लगभग 31% की जाती है। कितने परसेंट की जाती है, 31%। और अगर बात आ जाए तालाबों की, तालाबों के द्वारा कितनी की जाती है, तो तालाबों के द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो लगभग 8.72%, यानी 2% के लगभग 2% सिंचाई, लगभग 1.72% सिंचाई या 2% सिंचाई राजस्थान में किसके द्वारा की जाती है, तालाबों के द्वारा। जबकि नहरों के द्वारा 31% और कुओं के द्वारा 67.5% क्षेत्रफल पर की जाती है। अब बात ये आती है कि कहां पर सिंचाई की जाती है और कहां पर नहीं की जाती। तो यहाँ देखो कुएं एवं नलकूपों के द्वारा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान में अपने जयपुर में, और जयपुर के बाद में बात करते हैं तो वो आएगा अपना अलवर जिला। कौन सा जिला, अलवर जिले में करते हैं। नहरों की बात करते हैं तो नहरों में राजस्थान में, अपने राजस्थान में अगर नहरों की अपन बात करते हैं सबसे ज्यादा, तो राजस्थान में अपने गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर जिसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है, गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में लगभग 60%। यानी अगर मेनली आपको पूछ लिया जाए गंगानगर के अंदर सर्वाधिक सिंचाई नहरों के द्वारा, तो गंगानगर में 60% क्षेत्रफल पे केवल गंगानगर की, टोटल से 31% होती है राजस्थान में, और वो कहां पर होती है, अपने गंगानगर।
सबसे ज्यादा गंगानगर होती है, उसके बाद में हनुमानगढ़ भी कह सकते हैं। और अगर आपको सीधा एक क्वेश्चन पूछे कि इस केवल गंगानगर में ही पूछे, ये तो मेनली क्या है कि टोटल राजस्थान में 31% होती है सिंचाई और सबसे ज्यादा नहरों के द्वारा। अब इस गंगानगर में नहरों के द्वारा होती कितनी है, तो वो 60% होती है। कितनी परसेंट होती है, 60% लगभग होती है। और तालाबों के द्वारा जो सबसे ज्यादा सिंचाई होती है वो अपने कहाँ होती है, भीलवाड़ा में होती है। कहाँ होती है भाई, भीलवाड़ा में होती है। तो ये हो गया राजस्थान के लिए कि राजस्थान में कुओं के द्वारा, नलकूपों के द्वारा जयपुर में, अलवर में 67.5%, नहरों के द्वारा गंगानगर में और 31%। गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर होती है क्योंकि यहाँ नहरें सबसे ज्यादा है। इसके बाद में तालाबों की बात करें तो 1.72% होती है और सबसे ज्यादा कहाँ होती है, अपने भीलवाड़ा के अंदर सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट अपन ये राजस्थान की बात हो गई। यही बात करें अपन भारत की, किसकी बात कर लेते हैं, भारत की। भारत में नहरों के द्वारा कितनी की जाती है, तालाबों द्वारा कितनी की जाती है, कुओं के द्वारा कितनी की जाती है। तो अपन भारत की बात करते हैं तो कुओं एवं नलकूपों के द्वारा लगभग कितनी परसेंट क्षेत्रफल पर, 30% क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती है। बात किसकी है, ये भारत की, भारत में। और भारत में सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है वो तालाबों द्वारा, नहरों द्वारा की जाती है और कितनी परसेंट, 40% की जाता है। और तालाबों की बात करें तो तालाबों के द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो लगभग 10% की जाती है। लगभग, कुछ किताबें यहाँ 7% भी बोलती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ लगभग 10% सिंचाई तालाबों के द्वारा भारत में की जाती है। अब बात आती है कि नहरों के द्वारा कहाँ होता है, कुओं के द्वारा कहाँ होता है और इनके अपने तालाबों द्वारा कहाँ पर होता है। तो बात करते हैं अपन यहाँ पर नहरों के द्वारा सबसे ज्यादा कहाँ होगी, तो नहरों के द्वारा सबसे ज्यादा जो भारत में सिंचाई होती है वो अपने पंजाब में होती है। कहां पर होती है, सबसे ज्यादा सिंचाई अपने पंजाब के अंदर होती है। कुएं एवं नलकूप की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो सिंचाई होगी वो अपने कहां पर हो जाएगी, अपने राजस्थान के अंदर हो जाएगी। और अगर बात करें तालाबों के द्वारा तो सबसे ज्यादा अपने आंध्र प्रदेश में और उसके बाद में कर्नाटका में। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, भारत का पूछ सकता है और राजस्थान का पूछ सकता है। राजस्थान में देखो नहरों के द्वारा जो बात करते हैं वो कितनी होती है, कुओं के द्वारा। यहाँ देखो भारत में सबसे ज्यादा कुओं नहरों के द्वारा होती है, भारत में सबसे ज्यादा नहरों के द्वारा 40% होती है। जबकि राजस्थान में अगर बात करें कि राजस्थान में नहरों के द्वारा कितनी होती है, तो राजस्थान में नहरों के द्वारा केवल 31% थी। यहाँ पर बात करें कि भारत में टोटल कुओं एवं नलकूपों के द्वारा 30% थी, परंतु राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में लगभग 67.5% क्षेत्रफल पे करते हैं। और तालाबों की अगर बात करें तो यहाँ 10% करते हैं। भारत में कितने परसेंट करते हैं, 10%। परंतु राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में कितनी करते हैं, लगभग 1.72%। ये सारा का सारा डाटा किसका हो गया, अपना राजस्थान का हो गया। किसका हो गया, राजस्थान का हो गया। और ये अपना भारत का और कहां पर की जाती है। ये थी अपने सिंचाई के स्रोत और सिंचाई के साधन। अब बात करते हैं सिंचाई की विधियां। नेक्स्ट बात करते हैं सिंचाई की प्रमुख विधियां। देखो सिंचाई की विधियों की बात करें तो प्रमुख एक तो होती है पृष्ठीय और एक होती है दो होती है। देखो एक तो पृष्ठीय और एक होती है अधोपृष्ठीय। सिंचाई की दो विधियां होती है, पृष्ठीय और अधोपृष्ठीय। इसके अलावा अगर अपन और बात करें, नेक्स्ट अगर तीसरी की अपन बात करें तो अपन बोल सकते हैं फव्वारा विधि। और फोर्थ की अगर अपन बात करें तो बोल सकते हैं अपन ड्रिप विधि। कौन सी, ड्रिप या बूंद बूंद, जिसे इसको स्प्रिंकलर बोलते हैं, इसको बूंद बूंद या टपका विधि भी बोला जाता है। तो प्रमुख 4 विधियां होती है। मेनली देखो बात करते हैं पृष्ठीय सिंचाई विधि की अगर अपन बात करते हैं तो पृष्ठीय सिंचाई विधि क्या होती है
पृष्ठीय का मतलब अपनी जो मृदा की सतह होती है उस सतह के ऊपर सिंचाई करना, मृदा की सतह के ऊपर सिंचाई करना क्या कहलाती है? पृष्ठीय विधि। अधोपृष्ठीय विधि, अधोपृष्ठीय विधि क्या होती है? अधोपृष्ठीय विधि के बारे में यही बता देता हूं, ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, जो अपनी मान लो ये मृदा है, इस मृदा की निचली सतह में, जैसे मान लो ये मृदा की अपनी सतह है, इस मृदा की निचली सतह में छिद्र युक्त पाइप लगाए जाते हैं और उसके द्वारा सिंचाई की जाती है, या फिर पक्की नालियों के निर्माण किया जाता है और उसके द्वारा सिंचाई की जाती है। केवल और केवल जो जल होता है वो कोशिका की है या क्रियाओं के द्वारा, कोशिका क्रियाओं के द्वारा ही पौधे के पास में पहुंचता है। लगभग जो पाइप होता है उसकी जो गहराई रखते हैं वो 3 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं, 3 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं। मेनली अधोपृष्ठीय विधि के अंदर अपन को यही ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा अधोपृष्ठीय में और कुछ नहीं पूछेगा आपसे। अधोपृष्ठीय विधि हाँ, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। केरल में काम में लेते हैं, कहां लेते हैं? केरल में लेते हैं सर्वाधिक प्रयोग अधोपृष्ठीय विधि का, केरल में सर्वाधिक प्रयोग। और केरल में भी मोस्टली पूछा जाए तो नारियल के बागानों में, किसके बागानों में? नारियल के बागानों में लिया जाता है। और जो पाइप की जो गहराई रखते हैं, जो पाइप होता है उसकी 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक, 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक उसकी क्या रखी जाती है? पाइप की गहराई रखी जाती है इसके अंदर 1 से 1.5 मीटर, सॉरी मीटर, 1 से 1.5 मीटर, यानी ये जो अपनी मृदा है इसके लगभग 1 से 1.5 मीटर यहाँ पर छिद्र युक्त पाइप लगाए जाते हैं और केवल कोशिका क्रियाओं के कारण से यह जल पौधे को मिलता है। ये कौन सी विधि होती है? अधोपृष्ठीय। और पृष्ठीय का मतलब मृदा की सतह पर सिंचाई करना। और अधोपृष्ठीय मोस्टली ध्यान रखना कि केरल में अंदर लेते हैं और नारियल के बागानों में काम में ली जाती है। अपन बात करते हैं पृष्ठीय विधि की, अपन फर्स्ट बात करते हैं अपने पृष्ठीय विधि की। क्या है पृष्ठीय विधि? देखो, मृदा सतह के ऊपर जो सिंचाई की जाती है वो पृष्ठीय विधि होती है। पृष्ठीय विधि की बात करें तो पृष्ठीय विधि है क्या चीज? पृष्ठीय विधि के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो देखो, पृष्ठ यानी सतह, और सतह के ऊपर सर्वाधिक प्रयोग करेंगे तो अपन कह सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी होती है? पृष्ठीय विधि होती है। और जो पृष्ठीय विधि होती है, इस पृष्ठीय विधि का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसकी जो सिंचाई दक्षता होती है ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है भारत में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सिंचाई की विधि है पृष्ठीय, अधोपृष्ठीय, तो कौन सी आ जाएगी? अपनी पृष्ठीय सिंचाई विधि आ जाएगी। और इसकी जो सिंचाई दक्षता रखते हैं वो सिंचाई दक्षता 40 से 50% होती है। कितनी होती है? 40 से 50%। इंपॉर्टेंट है भाई, पूछता है कि पृष्ठीय सिंचाई विधि में उसकी दक्षता कितनी होती है? तो 40 से 50%। अब बात करते हैं पृष्ठीय सिंचाई विधियों के अंदर अपन पृष्ठ, इसकी पृष्ठ देखते हैं। और पृष्ठ अपन जो बात करते हैं वो लेते हैं प्रवाह विधि। प्रवाह विधि, देखो प्रवाह विधि की अपन जो बात करते हैं, प्रवाह विधि होती क्या है? प्रवाह विधि किसे कहते हैं? देखो, प्रवाह का मतलब एक साथ, जैसे मान लो ये अपना कोई खेत है, इस खेत में जल को एक छोर से, यहां से बिल्कुल जल को खुला छोड़ दिया जाता है और वो दूसरे छोर तक जाता है। यानी जल को बिल्कुल फ्री छोड़ देना, बिल्कुल खोल के छोड़ देना। जैसे पहले नहरों या तालाबों के द्वारा जो सिंचाई की जाती है या बहुत ज्यादा जल होता है, ये सिंचाई कहां पर काम में जाती है? अधिक जल वाले क्षेत्रों में। क्योंकि अपन यहाँ पर जल को सीधा खुला छोड़ा जाता है, जहां बहुत ज्यादा जल होगा वहां पर यह काम में ली जाती है। मोस्टली अगर प्रवाह सिंचाई की बात करें तो एक तो धान में काम में लेते हैं और दूसरा लेते हैं अपने जूट में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है धान की फसल में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो अब उनको ध्यान रखना है, धान के अंदर किसका लेते हैं? प्रवाह विधि का। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन सी भूमि, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये सिंचाई विधि समतल भूमि में प्रयोग लेते हैं। कौन से में लेते हैं? समतल। जो भूमि समतल यानी बिल्कुल समतल हो, ऐसा नहीं हो कि भूमि ऊपर खापड़ हो और वहां पर अगर हम खुला जल छोड़ेंगे तो यहाँ पर जल पहुंच ही नहीं पाएगा और यहाँ पर भी जल नहीं पहुंच पाएगा। तो समतल भूमि के लिए उपयुक्त कौन सी है? प्रवाह है। धान व जूट के लिए प्रवाह, और अधिक जलमांग वाले क्षेत्रों के अंदर भी कौन सी काम में लेते हैं?
परिवार विधि काम में लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जो जल होता है, जल की हानि, जल हानि कितनी होती है, तो लगभग 70 से लेकर 75% जल की क्या हो जाती है, हानि। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रवाह विधि में क्यारी की अपेक्षा कितने जल की हानि होती है, तो 70 से 75% जल की हानि। लगभग जो जल देते हैं उसमें 70 से 75% जल की तो क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो पष्ट विधि अपनी प्रवाह है, अधिक जलमांग वाले क्षेत्रों में प्रयोग ली जाती है। इस विधि में 70 से 75% जल की हानि हो जाती है। यह समतल भूमि हेतु उपयुक्त होती है। धान व जूट के लिए इसे सर्वोत्तम माना गया है। नेक्स्ट अपन जो सिंचाई की सेकंड विधि की बात करते हैं, वो बात करते हैं अपन फर्स्ट की सेकंड, वो बात करते हैं अपन क्यारी की। क्यारी विधि कौन सी लेते हैं, नेक्स्ट अपन क्यारी विधि के बारे में बात करते हैं। क्यारी विधि क्या चीज है, देखो मोस्टली क्यारी विधि होती है वो कहां कहां मिली जाती है, तो एक तो ध्यान रखना है कि बलुई दोमट मृदा में, जहां पर बलुई दोमट मृदा हो वहां पर कौन सी विधि, क्यारी विधि काम में ली जाती है। और मोस्टली कौन सी फसलों के लिए काम में लाती है, तो एक तो गेहूं, एक जौ, चना, मोस्टली जो अपने गेहूं, जौ, चना, इनके लिए मोस्टली कौन सी विधि काम में लेते हैं, अपने क्यारी विधि काम में लेते हैं। अब होता क्या है कि अलग अलग मृदाओं में क्यारी की लंबाई अलग अलग रखी जाती है। जैसे बलुई मृदा की बात करते हैं तो बलुई मृदा में जो क्यारी होती है उसकी लंबाई रखते हैं वो 6 से 12 मीटर रखते हैं। जबकि जो चिकनी मृदा होती है उस चिकनी मृदा में जो इसकी लंबाई रखी जाती है वो 15 से लेकर 20 मीटर रखी जाती है। यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है थोड़ा सा कि बलुई मृदा में जो क्यारी होती है उस क्यारी की लंबाई कितनी रखी जाती है, तो बलुई मृदा में 6 से 12 मीटर और चिकनी मृदा में 15 से 20 मीटर इसकी क्या रखी जाती है, क्यारियों की लंबाई रखी जाती है। और गेहूं, जौ, धान, चना के लिए ये उपयुक्त होती है, बलुई दोमट मृदा के लिए भी ये उपयुक्त होती है। तो ये अपनी क्या हो गई, क्यारी विधि हो गई। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं अगली विधि वो देखते हैं, इसका नेक्स्ट अपन थाला विधि। नेक्स्ट सिंचाई विधि की बात करते हैं। देखो दो विधियां एक ही जगह पढ़ेंगे, एक तो अपन देखते हैं थाला और एक यहां पर देखते हैं साथ में वलय। थाला या वलय जिसे रिंग मेथड कहते हैं, और थाला जिसको द्रोण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, द्रोण के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, रिंग मेथड, रिंग मेथड के नाम से। देखो दोनों ही विधियों की बात करते हैं, थाला विधि या द्रोण विधि, यह विधि भी फल वृक्षों के लिए उपयुक्त है और यह विधि भी फल वृक्षों के लिए उपयुक्त है। अब आता है कि सर्वोत्तम कौन सी है, तो ध्यान रखना है फल वृक्षों हेतु सर्वोत्तम या उपयोगी कौन सी हो गई, वलय। परंतु दोष सर्वोत्तम तो है परंतु दोषपूर्ण कौन सी है, दोषपूर्ण थाला विधि। क्वेश्चन पूछा जाता है फल वृक्षों हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है या उपयोगी कौन सी है, तो ध्यान रखना है थाला। सर्वोत्तम कौन सी हो जाएगी, वलय विधि, सॉरी कौन सी हो जाएगी, वलय विधि। जबकि फल वृक्षों हेतु दोषपूर्ण, सर्वोत्तम तो है परंतु दोषपूर्ण कौन सी है, वो दोषपूर्ण कौन सी हो जाएगी, थाला विधि हो जाएगी अपनी। देखो होता क्या है, कैसे मालूम चलेगा, जो थाला बनाया जाता है वो इस प्रकार बनाया जाता है, परंतु जो वलय बनाया जाता है वो वलय इस प्रकार बनाया जाता है। अब होता क्या है कि जो थाला विधि है उसमें जो प्लांटिंग, जो पौधा लगाते हैं वो पौधा बिल्कुल यहाँ पर लगाया जाता है। कहां पर लगाए जाते हैं, यहाँ बिल्कुल मध्य में लगाए जाते हैं। परंतु जो वलय विधि होती है उसमें जो प्लांट लगाते हैं वो प्लांट यहाँ पर लगाया जाता है और इसके चारों तरफ लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर की जगह यानी कि इतनी जगह छोड़ दी जाती है, यानी इस प्रकार से वलय बनाया जाता है।
ये वाला। अब देखो होता क्या है कि मान लो जब इनकी सिंचाई की जाती है, यहां से क्या आता है, जल दिया जाता है। जल दिया जाता है तो होता क्या है कि इस पौधे के पास में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, खनिज लवण है, जो भी इसके पास में इसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त रूप से इसे दिया जा रहा है, वो सारा का सारा जल के साथ बहकर नीचे तक चला जाता है। और दूसरी चीज, इस पौधे में कोई भी अगर रोग लगा हुआ है तो उस रोग के कारण से ये पौधा होता है, इस पौधे के रोग एवं कीट भी दूसरे पौधे में आसानी से फैले जाते हैं। परंतु और दूसरी एक चीज, यहाँ पर जल के कारण से, अधिक जल बहाव के कारण से जड़ गलन रोग भी इसमें लगता है, तना गलन रोग भी इसमें लगे जाता है, क्योंकि जो प्लांट होता है, पौधा होता है, वो पौधा सीधा किसके संपर्क में आ जाता है, जल के संपर्क में आ जाता है। यहां सर्वोत्तम क्यों है, क्योंकि जो प्लांट होता है, पौधा होता है, वो सीधे जल के संपर्क में नहीं आता है, क्योंकि पौधे के चारों तरफ लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर चौड़ाई में मृदा की क्या लहर छोड़ी जाती है, उसके बाद में खाई बनाई जाती है, इसलिए। और दूसरी चीज, यहां से एक दूसरे के खनिज लवण पौधे में से एक दूसरे के रोग एक दूसरे में नहीं फैलते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी विधि सर्वोत्तम है, दोनों ही वृक्षों के लिए है, परंतु सर्वोत्तम या उपयोगी कौन सी है, वलय विधि है। और दोषपूर्ण कौन सी है, अपनी ताला विधि दोषपूर्ण होती है। मोस्टली बात करें तो ये विधि कहां काम में ली जा सकती है और वलय विधि कहां पर काम में ली जा सकती है अपने। तो वलय विधि तो मोस्टली अपन देखो, एक तो ले सकते हैं आम में, कटहल में, लीची में, पपीता में। मोस्टली इन वृक्षों में अपन सबसे ज्यादा काम में ले सकते हैं कौन सी विधि, वलय विधि काम में ले सकते हैं। यहां पर अगर बात करें अपन तो अनार आ जाएगा, आंवला आ जाएगा, इसके अलावा अनार हो गया, अमरूद, अंजीर, ये फलों के अंदर उपयोग ले सकते हैं और यहाँ पर इसको इसमें ले सकते हैं। अब देखो दोनों में फर्क यही था कि ये दोषपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसे रोग एवं कीट एक दूसरे में चले जाते हैं, और पौधा सीधा जल के संपर्क में आता है, इसलिए उसमें तनागलन रोग ज्यादा लगता है। इसमें पौधा सीधा जल के संपर्क में नहीं आता, किसी रोग का तनागलन रोग होता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। दूसरी चीज, ये सर्वोत्तम होती है क्योंकि एक दूसरे के कीट एवं एक दूसरे के खनिज लवण एक दूसरे के पास में नहीं जाते हैं। तो ये हो गई अपनी थाला और वलय विधि। क्यारी विधि देख ली, थाला विधि देख ली, वलय विधि देख ली। और बात करते हैं अपन, एक विधि बच गई अपनी कुंड या मेड़ विधि। कुंड या मेड़ विधि, देखो कुंड या मेड़ विधि की बात करें तो होता क्या है, जैसे मान लो अपने पास में ये क्यारी है, अपन क्या करते हैं, यहाँ पर डोलों का निर्माण कर देते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पर प्लांटिंग क्रिया कहाँ की जाएगी, यहाँ पर की जाएगी, इसमें इन डोलों के ऊपर। और जो जल होता है वो जल कहाँ दिया जाता है, वो इनके अंदर जल दिया जाता है। जल कहाँ दिया जाता है, इनके मध्य में जल दिया जाता है। तो कुंड या मेड़ विधि मोस्टली किसके लिए उपयुक्त होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मोस्टली काम में लेते हैं, वो अपन लेते हैं आलू में, आलू, गन्ना, शकरकंद, इनके अंदर ये मोस्टली काम में लिया जाता है। तो अपन ने देखा पेस्टिसाइड सिंचाई विधि जिसकी दक्षता 40 से 50% होती है। उसके बाद में अपन ने प्रवाह विधि देख ली। प्रवाह विधि मोस्टली किसमें, धान व जूट में काम में लेते हैं, और उसमें लगभग 70 से 75% जल का क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। इसके बाद में अपन ने देखा दूसरी, उसके बाद में देख लिया अपन ने क्यारी विधि। क्यारी विधि की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है, 40 से 45% होती है। और वो कहां पर उपयुक्त होती है, बलुई दोमट मृदा में उपयुक्त होती है। अलग अलग मृदाओं के लिए अलग अलग प्रकार से क्यारी की नाप रखी जाती है। बलुई मृदा के लिए और चिकनी मृदा के लिए, बलुई के लिए 6 से लेकर 12 मीटर की, जबकि चिकनी मृदा के लिए 15 से 20 मीटर की रखी जाती है। इसके बाद में अपन ने थाला देख ली और वलय देख ली। थाला फल वृक्षों के लिए है, परंतु दोषपूर्ण विधि है, क्योंकि उसमें एक दूसरे के रोग और कीट एक दूसरे में चले
जाते हैं, और वलय विधि सर्वोत्तम है क्योंकि उसमें एक दूसरे के कीट और रोग एक दूसरे में नहीं जाते। वलय विधि मोस्टली अपने आम, पपीता, कटहल, अनानास के लिए उपयुक्त है, जबकि जो थला विधि है वो अपने मोस्टली अमरूद, अनार और अंजीर के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं वो अपन बात करेंगे फव्वारा विधि की। फव्वारा विधि, फव्वारा विधि को ही बोलते हैं स्प्रिंकलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रिंकलर। देखो फव्वारा विधि की बात करते हैं, फव्वारा विधि में फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां, कौन से क्षेत्रों के लिए, तो एक चीज तो ध्यान रखनी है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों हेतु उपयुक्त। इंपॉर्टेंट चीज है, कौन से क्षेत्रों के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, फव्वारा विधि उपयुक्त होती है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों हेतु उपयुक्त होती है। मोस्टली अपन को फव्वारा विधि में एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। और मृदा की बात कर ले तो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों के अलावा रेतीली मृदा, कौन सी मृदा के लिए? रेतीली मृदा के लिए भी ये उपयुक्त होता है। अब मेन बात करते हैं तो इसके जो पाइप होता है उस पाइप की लंबाई पूछी जाती है, पाइप की लंबाई। तो जो पाइप होता है उसकी लंबाई होती है वो होती है 20 फीट या 6.3 मीटर, 20 फीट या 6.3 मीटर होता है। अब पाइप की तो हो गई, इसमें एक होता है राइजर पाइप। राइजर पाइप की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? वो होती है कितनी? 1 फीट, सॉरी 1 मीटर। कितनी होती है? लगभग 1 मीटर राइजर पाइप की लंबाई होती है। इसके अंदर होती है राइजर पाइप की लंबाई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसकी सिंचाई दक्षता की बात करते हैं। तो सिंचाई दक्षता लगभग 70 से 75% इसकी सिंचाई दक्षता होती है। राइजर पाइप जो फव्वारा होता है, जो मान लो अपने ये मेन लाइन होती है, इस मेन लाइन के ऊपर जिसके द्वारा जल बाहर फेंका जाता है, जो अपना स्प्रिंकलर सा होता है, ये जो पाइप होता है इस पाइप को ही क्या बोलते हैं? राइजर पाइप। इस पाइप की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर इसकी लंबाई होती है। लगभग 3 फीट के आसपास में होती है, फीट में आ जाए तो 3 फीट के आसपास में। इसके बाद में बात करते हैं इस पे दबाव कितना होता है, प्रेशर कितना होता है, दबाव कितना होता है। इसमें जो दबाव की बात करें तो वो तो होता है 2 से 4 कितना होता है? 2 से 4 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से 4 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। जल बहाव यानी जल बाहर कितना निकलता है? 1 घंटे में कितना जल बाहर निकलता है? तो लगभग 1000 लीटर प्रति हावर। 1 घंटे में एक नोजल के द्वारा 1000 लीटर जल बाहर निकाल दिया जाता है। यहां पर बात करें तो भूमि की बचत कितनी होती है? किसकी अपेक्षा? क्यारी विधि की अपेक्षा भूमि की बचत होती है वो लगभग 10 से लेकर 15% होती है। और अगर क्यारी विधि की अपेक्षा जल की बचत पूछे तो लगभग 40 से लेकर 45% होती है। लगभग अगर जल बचत क्यारी विधि की तुलना में फव्वारा विधि में जल बचत 40 से 45% और भूमि की बचत 10 से 15%। दक्षता कितनी होती है? 70 से 75% फव्वारा की। राइजर पाइप का लंबाई 1 मीटर, जबकि पाइप की लंबाई 20 फीट या 6.3 मीटर होती है। रेतीली मृदा लिए उपयुक्त होती है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में काम में लेते हैं। इसमें जो दबाव होता है 2 से 4 kg सेंटीमीटर क्यूब होता है। यहाँ पर आपको 2 की जगह कुछ जगह डाई मिल जाएगा। मेनली आपकी क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है 2.5 से 4 kg। और जल बाहर यानी जो प्रेशर के द्वारा जल बाहर निकलता है वो 1000 लीटर 1 घंटे में जल बाहर निकाल दिया जाता है। अब क्वेश्चन पूछ लेता है हृदय, फव्वारा का हृदय किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, किसे कहेंगे? नोजल को। किसे कहेंगे? नोजल को ही क्या कहते हैं? फव्वारा का हृदय भी कहा जाता है। तो ये थी अपनी फव्वारा विधि। मैंने देखो फव्वारा विधि में क्वेश्चन पूछ सकता है, पाइप की लंबाई से पूछ सकता है,
कौन से क्षेत्रों में काम में लेते हैं, सिंचाई दक्षता कितनी होती है, या पूछ सकता है उसमें दबाव कितना होता है, जल बहाव कितना होता है। मेनली हर जगह से क्वेश्चन बन सकता है। उसका हृदय किसे कहा जाता है, जल। क्यारी विधि की अपेक्षा फव्वारा विधि में जल की बचत होती है लगभग 40 से 45%, और लगभग भूमि की बचत कितनी होती है, 10 से 15%। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्रिप। इसी का नाम है टपका, इसी का नाम है बूंद बूंद। देखो इस सिंचाई का आविष्कार इजराइल से किया गया है। कहां से किया गया है, इजराइल। और किसने किया, सिमचा ब्लास। किसने किया था, सिमचा ब्लास ने इजराइल में इसका आविष्कार किया था। और कब किया था भाई, 1964 में किया गया। ये होती क्या है, देखो एक पाइप सा होता है, और इस पाइप में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा बाहर निकलता है क्या, जल। और इन छिद्रों को क्या कहा जाता है, जो ये छिद्र होते हैं इनको क्या कहते हैं, इमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, इमीटर्स कहा जाता है। क्वेश्चन आता है ड्रिप विधि में जल बाहर निकलता है इमीटर्स के द्वारा, इमीटर्स या डिप्लर्स के द्वारा, इमीटर या डिप्लर के द्वारा जल बाहर निकलता है। कितना जल बाहर निकलता है, यानी अपन कहेंगे जल बहाव। कितना जल, 1 से 4 लीटर, 1 से लेकर 4 लीटर प्रति हावर इस डिप्लर के द्वारा 1 घंटे में 1 से 4 लीटर जल बाहर निकलता है। 1 घंटे में 1 से 4 लीटर जल इससे बाहर निकलता है। इस सिंचाई की दक्षता कितनी होती है, ड्रिप सिंचाई की दक्षता कितनी होती है, तो ये लगभग 90 से 95% तक होती है। भाई कितनी होती है, 90 से 95% तक इसकी सिंचाई दक्षता होती है। अपन कह सकते हैं सिंचाई की विधियों में सर्वाधिक सिंचाई दक्षता किसकी होती है, ड्रिप विधि की। सिंचाई की विधियों में सर्वाधिक सिंचाई दक्षता किसकी होती है, ड्रिप की होती है। किसकी होती है, ड्रिप की होती है। जल बहाव 1 से 4 लीटर प्रति हेक्टेयर इजराइल से सिमचा ब्लास ने किया। जल बाहर किससे निकलता है, इमीटर्स के द्वारा बाहर निकलता है। अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि जल बचत कितनी होती है, तो लगभग 50 से लेकर 75% तक जल की बचत हो जाती है। किसकी अपेक्षा, कैरी विधि की अपेक्षा। ध्यान रखना है हर जगह बचत होगी वो किसकी अपेक्षा होगी, कैरी विधि की अपेक्षा। कितने जल की बचत होती है, तो 50 से लेकर 75% जल की यहाँ पर बचत हो जाती है। अब दबाव पूछा जाएगा, वहां पर भी प्रेशर पूछ रहा था, वहां पर 2.5 से 5 kg था। कितना था, सॉरी 2.5 से 4 kg। और यहां पर जो दबाव होगा वो दबाव कितना होगा, वो दबाव यहां पर होगा अपने 1.5 से लेकर 2.5, 1.5 से 2.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, किलो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो फर्स्ट चीज तो कहां से आविष्कार किया गया, इजराइल से। किसने किया, सिमचा ब्लास ने किया। सिंचाई दक्षता 90 से 95% सिंचाई की विधियों के लिए कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा सिंचाई दक्षता इसी की होती है। पानी किसके द्वारा बाहर निकलेगा, तो इमीटर या डिप्लर के द्वारा, इमीटर या डिप्लर्स के द्वारा। जल बहाव कितना होता है, तो 1 से 4 लीटर हो जाएगा, 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। इसके बाद में बात करें तो मोस्टली अपन की इसमें दाब कितनी होती है। अब यहाँ पर पूछा जाता है किस उपयोगी किसके लिए है, किसके लिए उपयोगी होती है, तो अपन को ध्यान रखना है फल वृक्षों हेतु, मेनली फल वृक्षों। परंतु अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए आपसे तो ये किसके लिए होती है, तो अपन को ध्यान रखना है सर्वोत्तम होगी सब्जियों के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जियां, इसके अलावा फलों के अंदर भी लेते हैं, परंतु मोस्ट इंपोर्टेंट किसके लिए उपयुक्त होती है, ये सब्जियों के लिए उपयुक्त होती है। तो डियर फ्रेंड, ये थी अपनी सिंचाई की प्रमुख विधियां, पृष्ठीय और अधोपृष्ठीय अपने देख ली, ड्रिप देख ली, फव्वारा विधि देख ली, सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई क्यों करते हैं, सिंचाई के साधन देख लिए, सिंचाई के स्रोत देख लिए, राजस्थान में सर्वाधिक कहां होती है, भारत में कहां होती है,
इसके अलावा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, कृषि योग्य जिला कौन सा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।